हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजेश कुमार सेहरा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि वीक एसिड, वीक बेस पार्टिसिपेट करते हैं और सॉल्ट का एक अलग केस है, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो वाटर से रिएक्शन करता है सॉल्ट, उसके बारे में हमें पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। और स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट होंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है किसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि वीक एसिड, जो हमारा वीक एसिड है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती है। वीक एसिड में कैसे चीज़ें होती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई हमने लिखा एसिड ऐसे H प्लस A-, तो इसमें क्या हुआ कि हमने H मीन्स क्या, हाइड्रोजन, A मीन्स हमने कोई इसमें एलिमेंट लगा हुआ है जो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और H प्लस और A- में ब्रेक हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन बात करें या मोल्स भी कर सकते हैं हम लोग। अगर वॉल्यूम हमने लिया 1 लीटर तो कंसंट्रेशन एंड मोल्स क्या होंगे, सेम चीज़ होंगे। तो इसको समझना है कि इनिशियल कहने का मतलब क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू 0। जब हमने अभी सोल्यूशन को लिया है, अभी उसको हमने पानी में जस्ट डालने वाले हैं, वाटर में डालने वाले हैं, तो उसके पहले तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी सपोज हम 1 मोल हमने लिया तो इनिशियली क्या होगा, ये 0 रहा होगा, अभी आयनाइज हुआ ही नहीं है, डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, पूरा का पूरा बचा हुआ है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। तो आफ्टर टाइम t यानी ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर टाइम t क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि इसके रेट, यानी हम इसे बात करिए फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रेट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 मान लिया इसमें से कुछ चीज़ें निकल गई, क्योंकि ये वीक है तो कुछ आयनाइज हो जाएंगे, तो जितना निकलेगा उतना ही बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा। और इसमें कोफिशिएंट देखना है, अगर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, यहाँ पे जितना होगा वहाँ इतना आ जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जितना कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिया हुआ 1 तो यहाँ पे 1 है, तो जितना 1 मोल में से निकल गया उतना ही बचेगा। तो ये आपको बात रखनी, मैंने एक नाम लिया अल्फा, ठीक है ना, इसमें से निकला उतना बन गया। अब बात आती है कि ये अल्फा क्या चीज़ है, तो इसको हम समझते हैं। तो अल्फा क्या है, इसको ऐसे समझना है। अल्फा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम अल्फा को बोलते क्या है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। मतलब कि ये अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस डिसोसिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या इसको वैसे बोल सकते हैं, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस डिसोसिएटेड। कहने का मतलब क्या, अगर हमने 1 मोल लिया हुआ है सब्सटेंस का, उसमें से जितना पार्ट निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा।
1 मोल से जितना निकल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। हमने लिखा ना, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस डिसोसिएटेड। हमने 1 मोल लिया, उसमें से जो निकल जाए वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया। अगर हम इसको दूसरी तरह से बात करें, जैसे हमने लिख दिया इसको ऐसे, ये सब एक्वस वर्ड है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, हम बार बार नहीं लिखेंगे, आपको समझना है यहाँ पे एक्वस है सब। वाटर में हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे एच ब्रेक होगा ऐसे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पे T = 0 पे कंसंट्रेशन या मोल्स क्या होगा, हमने मान लिया C है, यहाँ 0 और 0। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम यानी आफ्टर टाइम T क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तो अभी हमने देखा क्या कि 1 मोल में से अल्फा निकल रहा है, तो C में से कितना निकलेगा, C अल्फा निकलेगा। 1 मोल से अल्फा यूनिटरी मेथड से, तो 1 मोल में से अल्फा निकल रहा है, तो C मोल में से कितना निकलेगा, C अल्फा निकलेगा। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, C में से C अल्फा निकलेगा, फिर तो जितना निकलेगा उतना बनेगा, तो ये हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंसंट्रेशन HA का, H+ का, A- का। मतलब यह हुआ कि HA जितना निकला और फिर जुड़ करके कुछ बन रहा है, यानी कि दोनों तरफ से रिएक्शन आ रही है, जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। इसलिए हम इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये एसिडिक केस में है, तो इसका जो ये बना जो इक्विलिब्रियम, इसका एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Ka। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक कांस्टेंट है। अब Ka क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये क्या हुआ, K आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। K क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया, A फॉर एसिड, तो A फॉर एसिड और K क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग बताते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले सकते हैं और उसमें जो कोफिशिएंट होगा उसका पावर हम अप्लाई कर देंगे। मतलब हम इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे ले सकते हैं K = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बचा, H+ और A- है और उसका रेशियो हम क्या लेंगे, HA लेंगे। तो इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन आया H+ का इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है, C अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, C अल्फा, और A- का लिख सकते हैं क्या, ये भी C अल्फा डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा। तो इन दोनों का रेशियो हमें ऐसे लिखना है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसको लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्टेंट का जो होगा उसका हम रेशियो ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक बन गया कंडीशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो K क्या आया, ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इसका रेशियो क्या आएगा, ये C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये आपको ध्यान रखना है, K की वैल्यू कैसे आती है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे बात आती है अप्रॉक्सीमेशन की, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कैसे लेते हैं और वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जैसे अप्रॉक्सीमेशन लिखने का मतलब क्या कि अब हमने यहाँ पे लिखा है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अगर 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 1, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या लिखेंगे इसको, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा 1 हो गया तो क्या बन गया, C अल्फा स्क्वायर। तो हम C अल्फा स्क्वायर कब लिख सकते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसके लिए कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेने होंगे। तो आपको इसमें 2 अप्रॉक्सीमेशन लेना है कि 1 माइनस अल्फा को हम अल्फा कब लिखेंगे, 1 कब लिखेंगे। इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि अल्फा क्या होना चाहिए,
अल्फ़ा लेस देन 5%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.05। ये तो पैरामीटर है डिसाइड किया हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा को हम लेस देन 0.1 भी एज्यूम कर सकते हैं। आपके लेवल पे अगर अल्फ़ा 0.1 से कम है तो भी आप एज्यूम कर सकते हैं उसको। अगर एज्यूम करने का मतलब क्या, अगर हमने एज्यूम नहीं किया तो अब क्या बनेगा, अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तब जा करके आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल। सपोज हमने क्या कि यहाँ से सी पता है आपको, के पता है, अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा में यहाँ अगर इसको हम लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यार इधर जा करके, फिर इसको सॉल्व करना होगा। अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो क्या बन गया, सी अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √k/c हो जाएगा यहाँ से। अगर हम यहाँ से निकालें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, √k/c हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अप्रॉक्सीमेशन हम क्या कर सकते हैं, वैसे लेना तो हमें चाहिए 5% के आसपास अगर हमारे पास अल्फ़ा है, लेकिन आप अगर आपके लिए जो, क्योंकि एग्जामिनेशन में फास्ट करना है कैलकुलेशन, तो ये 0.1 के नीचे जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी क्या करना, आप 10⁻⁵ या 6 के -6 ले सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट करने के लिए 10⁻⁵ से भी ले सकते हैं, यानी कि इसके नीचे अगर जो ही चीज़ भी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। या तो आपको अल्फ़ा पता हो, उससे कंपेयर कर लेंगे, तो आपको ध्यान कौन सा रखना है, ये वाली वैल्यूज़। होता तो ये है, लेकिन हमें इसको यूज़ करना है जिससे आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, परेशानी ना आए। तो अल्फ़ा 0.1 से कम हो या k की वैल्यू 10⁻⁵ से कम हो तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इन दो पैरामीटर को यूज़ करके आप अप्रॉक्सीमेशन लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा को हम क्या रख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो अब अप्रॉक्सीमेट कर लिए, तो हमारे पास क्या आया, k की वैल्यू ये आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। तो इस फॉर्मूले को आपको जनरली हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वाला ही यूज़ करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेटिक देखने से पहले हम इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना है। तो उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, कैसे हमने अभी देखा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था HA और ये दे रहा था हमें पास H प्लस A-, इनिशियली था ये C0 0, ये C1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा, और इसको हमने क्या किया, इस तरह से लिखा। तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी फाइनली अप्रॉक्सीमेशन के बाद, यानी कि हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया। जब अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ किया, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा लेस देन 0.1 और k लेस देन 10⁻⁵ यूज़ किया। तो हमारे पास क्या आया, k निकल के आया इसी का, यानी कि सिंपल हमारे पास एक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड। तो हमारे पास क्या निकल के आया, k इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो हमने इसको याद रखना है, C अल्फ़ा स्क्वायर हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, k की वैल्यू C अल्फ़ा स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि जेई मेंस में और नीट में जनरली अप्रॉक्सीमेशन वाला ही यूज़ आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और अल्फ़ा निकालना होगा तो इसी को मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √k/c। और H आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आगे pH निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो H आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा, यहाँ से हमने लिखा हुआ है C अल्फ़ा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फ़ा है, तो यहाँ से C अल्फ़ा हो जाएगा। या इसको हमने ऐसे भी लिखना है, √k/c, कैसे हुआ कि जब हमारे पास C अल्फ़ा है तो C अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, C √k/c, भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k/c² इज इक्वल टू √k/c। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, H आयन कंसंट्रेशन। अगर हमें अल्फ़ा पता है तो C अल्फ़ा हो जाएगा, अगर हमें k पता है तो k/c करके हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये अप्रॉक्सीमेशन अगर हम जब ले रहे हैं तो हमारे पास ये 3 फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एकदम से, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि आपको इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और करना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। तो k हमेशा याद रखेंगे, k इज इक्वल टू क्या है, C अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा क्या है, √k/c,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के दो फार्मूले सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी, इसमें से जो दिया होगा। तो इसका यूज़ करके हमें नीट में और IIT मेंस में बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब डायरेक्ट होगा तो आपको अप्रॉक्सीमेशन करके बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, जो मेन फार्मूला था K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब इसको लेकर के हम देखते हैं कि कैसे इसमें क्वाड्रेटिक बनता है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा फार्मूला K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कैसे लिखना है इसको देखते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन के साथ देखा, अब देखते हैं कि इसको हमें क्वाड्रेटिक में कैसे बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि K इज इक्वल टू सी अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया इधर तो हो गया सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K माइनस K इंटू अल्फा। ठीक है, तो इसको मिल सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर प्लस के ए अल्फा माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हमारा निकल के आया फार्मूला इसके अकॉर्डिंग। अब इसको हमें कंपेयर करना है जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू निकल के आता है, यानी कि x की दो वैल्यूज़ होंगी x1 एंड x2, तो जिसका वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला कि x में जब क्वाड्रेटिक बनता है तो उसके दो रूट्स निकलते हैं। दो रूट्स का मतलब क्या कि x की दो वैल्यूज निकलेंगी जो कि x1 और x2 होंगी। ठीक है, तो कभी कभी दोनों रियल हो सकती हैं या एक हो सकता है, एक इमेजिनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो अल्फा की, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे x और अल्फा क्या है, सेम चीज़ है, तो यानी कि यहाँ पे अल्फा के रूप में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आएगा यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 दो वैल्यू निकल के आएंगी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 निकल के आएगा। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो अल्फा 1 या अल्फा 2 में से दो वैल्यू निकलेंगी उसमें से केवल एक ही वैल्यू होगी जो हमारे काम की होगी, दूसरी वैल्यू या तो नेगेटिव में होगी या इमेजिनरी होगी या हमारे काम की नहीं होगी, या इतना अजीब सा वैल्यू आएगा कि जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो एक वैल्यू आएगी फाइनाइट वैल्यू उसको हमें कंसिडर करना है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो माइनस बी। अब माइनस बी कहने का मतलब क्या, यहाँ बी कौन सा है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे बी की जगह में क्या आएगा के, यानी कि माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a कितना है यहाँ पे, a के मतलब यहाँ पे c है और c की जगह पे क्या है k है। तो ये आपका आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग, डिवाइड बाई 2 इंटू सी। अब यहाँ पे c क्या है, a की एक जगह पे c रखा हुआ है, तो 2a की जगह पे क्या हम लिखेंगे 2c। तो ये हमारा इस तरह से निकल के आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू, जिसमें से एक वैल्यू हमारे काम की होगी, दूसरी वैल्यू हमारे काम की नहीं होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें देखना है क्या कि हमें अगर अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक कैसे लगाएंगे, उसको हमें देखना है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैंने एनसीईआरटी के जानबूझ के लिए हैं, मैंने एडवांस और आईटी के नहीं लिया, नीट के नहीं लिया, क्योंकि आपको समझ में आया कि हाँ एनसीईआरटी में भी किस तरह से बताई गई चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना है और कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट HN concentration and percentage डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.08 m HOCl having K is equal to 2.5 into 10⁻⁴
5। तो ये आपको कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जिसमें के वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि हमें अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, अप्रॉक्सीमेशन हम कब ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन लेने का हमने तरीका बताया था कि दो चीज़ होती है, पहला अल्फा लेस देन 0.1 होना चाहिए, दूसरा हमने बताया था के लेस देन 10⁻⁵। ठीक है, इन दो बातों में से कोई एक अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे अल्फा तो नहीं दिया हुआ, अल्फा तो निकालना ही है, हमें के वैल्यू दे रखी है 2.5 × 10⁻⁵, तो यानी लगभग ऑर्डर सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इससे कम होगा तो डेफिनेटली लेंगे, अगर उसके आसपास है तो हम भी ले सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें भी अप्रॉक्सीमेशन करके सॉल्व किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें अप्रॉक्सीमेशन कहाँ लेना है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अल्फा एंड एचआईएन कंसंट्रेशन। तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेशन, इसके पहले जस्ट पहले देखा हम लोगों ने क्या कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है √K/C। ठीक है, और एचआईएन कंसंट्रेशन क्या फार्मूला कहता है, ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए कि अगर सिंपल इक्वेशन है तो आपको ये फार्मूला रटे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन नीट में तो खास करके और जेईई मेंस में भी तो आपको रटे होने चाहिए, तो जिससे आप तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे बड़े आराम से। तो इसमें दिमाग में लगाना नहीं पड़ेगा। आइए कोई सी अल्फा हो गया, सी अल्फा या √K/C, ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अल्फा के और हाइड्रोजन के प्लस के का अल्फा के टर्म में। के का फॉर्म क्या आता है, K = C⁴²। ये तीन फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अप्रॉक्सीमेशन जनरली अप्रॉक्सीमेशन वाले ही आते हैं, नीट और मेंस में तो अप्रॉक्सीमेशन वाले ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना है अभी कैसे होगा, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी इसको हमें कैलकुलेट करना है। पहले चाहिए क्या, अल्फा। अब अल्फा क्या है, √K/C। हमें यहाँ पे C दिया हुआ है और K भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू लिखेंगे। अब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई C की वैल्यू कितना है 0.08। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 1.76 × 10⁻²। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू अल्फा की मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है परसेंटेज अल्फा। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1.676 × 10⁻² × 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.76%। ये हमारा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज आयनाइजेशन हो जाएगा किसका, HOCl का। हमारे पास एक वीक एसिड है HOCl, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब एक दूसरा, हाँ अभी तो इसमें एचआईएन निकालना है। एचआईएन क्या हो जाएगा फिर, एचआईएन = C अल्फा या √K/C। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसको लिख सकते हैं क्या √K/C भी लिख सकते हैं। ठीक है, या C अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं, जैसे अभी दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें लिया क्या, अगर मान लीजिए K/C लिया तो K की वैल्यू क्या है 2.5 × 10⁻⁵ × C कितना 0.08। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो एचआईएन क्या आता है यहाँ पे निकल के, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे घर पे। इसमें निकल के आता है 1.41 × 10⁻³ m। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह से हमारा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन लेके हमें कैलकुलेशन करना है। तो जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, बस आपको सिंपल समझाने के लिए जो हमने अभी पढ़ाया आपको उसका फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो वो मेरा बताने का मकसद है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट HN कंसंट्रेशन एंड K of 0.1 m ब्रोमो एसिटिक एसिड हैविंग
हैविंग एल्फा इज इक्वल टू 0.132। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको निकालना क्या है, HN कंसंट्रेशन एंड K निकालना है ऑफ 0.1 m ब्रोमोएसिटिक एसिड का, जिसमें अल्फा की वैल्यू दे रखा है। अब हमें बताया आपको क्या, अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए बताया था आपको कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब आपको K नहीं दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, K दिया था, K दिया था, अल्फा आपको निकालना था। अब यहाँ पे अल्फा दिया हुआ, आपको K निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, अब हम देखते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 0.132, ठीक है, और K आपको निकालना है और HM भी निकालना है साथ साथ, ये दोनों निकालने हैं। तो अब यहाँ पे अल्फा क्या है 0.132, हमने बताया था आप लोग क्या अप्रॉक्सीमेशन के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ अभी कि अल्फा लेस देन 0.1 होना चाहिए या K 10⁻⁵ से कम होना चाहिए। तो ये तो हमारा एज्यूम करने का तरीका है कि इसके नीचे होगा तो होगा ही होगा, लेकिन हम यहाँ तक एनसीईआरटी ने इसको भी एज्यूम ही कर लिया है। तो यानी कि 0.1 के अप्रॉक्स अगर कोई वैल्यू है आसपास तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन रूल तो क्या इसके नीचे का है, लेकिन हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इसको ले सकते हैं, बहुत कम डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो क्या आएगा, K क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 m, क्या हो जाएगा 0.1 इंटू अल्फा 0.132 का होल स्क्वायर, 0.1 है और ये है 0.132। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक वैल्यू निकल के आता है, यह था 1.74 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आपको निकल के आएगी, किसकी, K की वैल्यू। ये क्या है, K ऑफ ब्रोमोएसिटिक एसिड। तो ये ब्रोमोएसिटिक एसिड का क्या निकल के आ गया, K वैल्यू निकल के आ गई, जिसको हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या, HN कंसंट्रेशन। HN कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C अल्फा या √K इंटू C, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा है इसलिए हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या है 0.1 है और अल्फा कितना दिया हुआ 0.132, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.0132। तो ये आपका आंसर हो जाएगा HN का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन लेकर के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बिना अप्रॉक्सीमेशन वाला, ठीक है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन है कैलकुलेट अल्फा ऑफ 0.02 m HF, कैलकुलेट अल्फा ऑफ 0.02 m HF having Ka is equal to 3.2 इंटू 10⁻⁴। यानी अब क्या करना है, कैलकुलेट अल्फा ऑफ 0.2 m HF हैविंग K इज इक्वल टू 3.2। यानी कि आपको निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है जबकि आपको दिया हो m। तो इसमें K की वैल्यू आपको देखना है क्या, ये दिया हुआ है बहुत कम, यानी बहुत ज़्यादा है बेसिकली, यानी कि ये क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁵ है। अब ये 10⁻⁵ ज़्यादा वैल्यू हो गई। अब ज़्यादा वैल्यू तो हो गई तो हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आप नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी हमें कैसे करना होगा, यहाँ पे निकल के क्या आएगा, HF के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व करें खुद ही कि इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा निकल के आएगा जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको फटाफट हिंट दे रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अब ये वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब ये है C की वैल्यू दे रखा है 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा निकालना है, डिवाइड बाई 1 - अल्फा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है
इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो इस तरह से देखेंगे क्या ये आ जाएगा आपका, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 से 160 अप्रॉक्स, यानी कि 160 ये हो गया, और पावर -4 है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या 1.6 इंटू 10 पावर -2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो हम उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पावर -2 अल्फा +1, या इसको ऐसे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 10 पावर -2 माइनस 1.6 10 पावर -2 अल्फा होगा, जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये माइनस था अल्फा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आएगी -b। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा x की तरह से काम करेगा, b यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो a आएगा ये 1 हो गया एक तरह से, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी b, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी c। तो इस तरह से हमें देखेंगे कि क्या करेंगे, -b 1.6 इंटू 10 पावर -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1.6 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, यानी कि 4, a यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू कितनी है -4 1.6 b स्क्वायर -4ac -4a एंड c डिवाइड बाई 2a, यानी कि 2। अब इसको देखते हैं फिर से एक बार कि हमने क्या लिखा, ये a वैल्यू हो गई और हमने इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर 1.6 अल्फा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको, 1.6 इंटू 10 पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4a, अब c की वैल्यू क्या है, यहाँ इतना है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -2। ये ध्यान रखना आपको कि 4a/2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, अल्फा वैल्यू 2 -1.6 इंटू 10 पावर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.56 इंटू 10 पावर 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको हम सेट कर देंगे तो क्या आएगा, ये 10 पावर -4, ठीक है, 1.6 इंटू 10 पावर -2.56 हो जाएगा, ये 10 पावर -4 माइनस प्लस, यहाँ 4 तो 16, हाँ तो 6.4 हो जाएगा, ये 6.4 इंटू 10 पावर -2, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, सिंपली 2 रहेगा क्योंकि 1 है वहाँ पे। तो ये आया हमारा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -1.6 इंटू 10 पावर -2 प्लस वैल्यू लेते हैं अगर हम, ठीक है, अब प्लस माइनस अभी दोनों है। अब इसके अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये आएगा लगभग 2.253 ये निकल के आता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी वैल्यू आती है, लगभग 0.253 इसकी वैल्यू इतनी आती है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो अब देख रहे हैं क्या कि अगर हम माइनस वैल्यू लेंगे इसमें, अगर हम माइनस वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो प्लस साइन लेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू है इसके करेस्पॉन्डिंग, तो प्लस वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हमने मान लिया अल्फा 1 इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पावर -2 प्लस वैल्यू लेते हैं 0.253
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, और अल्फ़ा 2 क्या होगा, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻², माइनस 0.253 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके अप्रॉक्स आएगा 0.12 और ये आएगा माइनस 0.13 के आसपास आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे कि जब भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आप वहाँ समझ पाएंगे कि हमें कौन सा वैल्यू लेना है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये आ गई, तो यानी कि हमारे पास अल्फ़ा फाइनली क्या आया, ये आ गया निकल के 0.12। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें निकालना क्या था, कैलकुलेट अल्फ़ा ऑफ 0.02 MHF हैविंग K इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि हमें कब अप्रॉक्सीमेशन लेना है, कब अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपके कुछ NCERT क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ और आप देख पाएँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कि NCERT में कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिया हुआ है। तो आपने देखा क्या कि NCERT में भी अप्रॉक्सीमेशन क्या लिया हुआ है, 0.132 तक अप्रॉक्सीमेशन ले रखा है और K की वैल्यू 10⁻5 तक आपको अप्रॉक्सीमेशन लेकर के उन्होंने सॉल्व किया है। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें कहाँ अप्रॉक्सीमेशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 की वैल्यू कैसे हमें निकालनी है, हमें कौन सा उसमें सही वैल्यू है उसको कौन सा लेना है। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं।